हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी 2011 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन पार्ट को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 2011 का पेपर काफ़ी अच्छा आया था। अगर आप अदर देन न्यूट्रिशन को भी देखेंगे तो बहुत सारे आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। और अगर आप 2016 का पेपर देखेंगे तो उसमें तो काफी अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खास करके हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल्स में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सारे ही पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम आगे की वीडियोस में भी इन चीजों को कवर करेंगे। फिलहाल हम 2011 के पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको 2016 के पेपर की मिलेगी। उसके बाद हम अपना जब हम न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपने नेक्स्ट यूनिट पर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25%, 50%, 70% या 80%? ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है और हम इसको अपने कंटेंट में भी पढ़ चुके हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी बिकॉज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन और हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, नाइसिन या फिर पेंटोथर्निक? क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये भी इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि आपको किस तरीके से सारे ही विटामिन्स के नाम याद रखने हैं, किस तरीके से आप उनके मतलब आपका जो वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है उनको याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन B3 को पेंटोथर्निक एसिड या फिर अम्ल कहा जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मेरिस्मस रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? ये भी हम अपने कंटेंट में तैयार कर चुके थे कि मेरिस्मस रोग और क्वेश्चर 2 रोगों को हमने एक साथ पढ़ा था। तो आपको बताया था मैंने कौन सा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि मेरिस्मस जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है? प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रोटीन या फिर कैलोरी या उपयुक्त सभी? तो आपका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। देखिए इसका सही आंसर है प्रोटीन एंड कैलोरी। यहाँ पर प्रोटीन भी पूछा है, कैलोरी भी बोला है और उपयुक्त सभी भी साथ में दे दिया है। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आंसर, क्योंकि प्रोटीन कैलोरी और प्रोटीन कैलोरी ये सारी ही चीजें एक बात हैं और क्योंकि हमारी जो डिजीज है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों के कारण होती है तो ये भी आंसर हो सकता है और उपयुक्त सभी भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में प्रोटीन एंड कैलोरीज को जब दे रखा है तो हम इसी पर आंसर टिक करेंगे और हमारा सही आंसर होगा मेरिस्मस रोग प्रोटीन एंड कैलोरी की डेफिशिएंसी डिजीज है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन, ल्यूसिन, ग्लाइसिनिन या फिर लैक्टोलैब्यूमिन? तो आपको सही आंसर बताना है कि सोयाबीन में कौन से तरीके का प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन हमारा सबसे रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, मीन्स सबसे ज्यादा वहां पर इसकी खेती होती है। सोयाबीन में मैं आपको आंसर बताती हूँ, ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और जो ग्लूटेन है आपका वो गेहूं में पाया जाता है। ये ग्लूटेन है, सॉरी ग्लूटेन आपका जो है वो गेहूं में पाया जाता है। दूध में आपका लैक्टा एल्ब्यूमिन पाया जाता है और ये जो प्रोटीन जो आपकी ग्लाइसिनिन है वो आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। बचा आपका ल्यूसिन। तो ल्यूसिन किस में पाया जाता है, ये क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट इज द काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू सो दैट यू विल ट्राई टू सर्च समथिंग न्यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? कौन सा मेन आपका फूड ग्रुप है? फल एवं सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे व मांस? तो इनमें से कौन सा आपका मेन जो फूड ग्रुप होता है? आपने जैसे देखा हमने फूड पिरामिड पढ़ा था, फूड ग्रुप्स पढ़े थे डिफरेंट टाइप के, ICMR ने अलग दिया था, 11 फूड ग्रुप अलग था हमारा। तो हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका मेन सोर्स होता है। देखिए मेन वो होगा जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कंजप्शन होता है, जिसका जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है और जो आपका फूड पिरामिड में सबसे नीचे होता है और या फिर हम कहें कि फूड ग्रुप्स में लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो इसका इतने सारे हिंट्स देने के बाद में आई होप आपको
क्लियरली पता चल गया होगा कि सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी, यानी कि गेहूं व मोटे अनाज। ये आपका मेन फूड ग्रुप होता है। फूड पिरामिड में ये सबसे नीचे होता है। जब हम फूड पिरामिड पढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे नीचे वो चीजें आती हैं जो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती हैं। फिर हम ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका फैट्स एंड ऑयल आ जाता है जो सबसे कम मात्रा में यूज होते हैं। वहीं अगर हम फूड ग्रुप्स की बात करें, चाहे वो ICMR वाला 5 फूड ग्रुप हो, चाहे वो 7 फूड ग्रुप हो, चाहे वो 11 फूड ग्रुप हो, उन सभी में ही आपके सीरियल्स जो है वो टॉप लिस्ट पर होते हैं, सीरियल्स एंड पल्सेस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। मैंगो ब्लास्टिक एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होता है? ये भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देख चुके हैं क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, हम कंटेंट में भी इसको देख चुके थे कि इसका आंसर लोहा होगा, फोलिक एसिड होगा, प्रोटीन होगा या साइनोकोबाल अमीन होगा। तो आप इसको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उच्च रक्तदाब में दाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार? नहीं। कम रेशे वाला आहार? नहीं। कम सोडियम वाला आहार? कम असंतृप्त वसीय अम्ल आहार यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कम देना है, या फिर सोडियम वाले आहार को? तो देखिए, आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन आया था तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो ब्लड प्रेशर है वो सोडियम से कनेक्टेड होता है। जब वो लो होगा आपका ब्लड प्रेशर तब आप हाई सोडियम डाइट देंगे, और जब आप का ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आप लो सोडियम डाइट देंगे। ये जब हम लोगों ने डाइट पढ़े थे, डिफरेंट डिजीजेस पढ़ी थी, उसमें भी ये देखा था हाई ब्लड प्रेशर के लिए डाइट में क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि लो सोडियम डाइट हमको इंक्लूड करनी चाहिए फॉर द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है। एंटी बेरीबेरी फैक्टर कौन सा है? विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B1 या फिर विटामिन B6। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। हम डिफरेंट जो विटामिन के जो टाइप्स हैं उनको हम देख चुके हैं, तो आपको आई होप इसका आंसर पता होगा। देखिए, जो हमें ये पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से, विटामिन सी से। तो ये हमें पता है विटामिन बी से बेरी होता है, तो बेरी जो है वो B1 से होता है। ये जो विटामिन B2, B5, B6 है, इनके डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट डिजीजेस को ये कॉज करते हैं। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि B2 को हम क्या कहते हैं, B3 को, B6 को क्या कहते हैं और इनसे कौन सी बीमारी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसका एक वीडियो अपलोड करूंगी सो दैट आपको पता चले कि किस विटामिन की जो टाइप है उसको क्या कहते हैं और उससे क्या बीमारी होती है। पर हम इनको कंटेंट में एक बार देख चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। ये होता है प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कार्टिजोन या फिर कोलेस्ट्रॉम। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो हम लोग 8th 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, थायरॉक्सिन नहीं होगा आंसर, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, और प्रोलैक्टिन नहीं होगा। अब आपका बचा कार्टिजोन या फिर कोलेस्ट्रॉम। तो सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? विटामिन ए सबसे कम कब चाहिए हमें? पूर्व विद्यालयी अवस्था यानी कि प्री स्कूल एजिंग में, या फिर बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में? चाइल्डहुड एज, या फिर आपका किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंट एज, या फिर आपकी एजिंग में, या फिर प्री स्कूल एज में? तो किस एज में आपको विटामिन ए सबसे कम चाहिए होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो यहाँ सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में आपको सबसे कम आपको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो कि वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शिशु में वृद्धि रुक जाती है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की पूरी
विटामिन ए की पूर्व बाल्यावस्था में कम आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 के बारे में। दैट इज ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 10 माइक्रोग्राम या फिर कहें 400 IU इसका सही आंसर है, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू ICMR। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। प्रोटीन के चयापचय के लिए कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, प्रोटीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वही आपकी उसकी चयापचय का मुख्य पदार्थ होगी। तो जो आपको अगर याद हो, हमने जब प्रोटीन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें पढ़ी थी, तो देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो ग्लूकोज होता है और प्रोटीन का जो होता है वो यूरिया होता है। तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ यूरिया होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 आपके खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति के शरीर में खनिज लवणों की मात्रा 5 से 6% तक पाई जाती है। ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन का काम करते हैं और ये सूक्ष्म तत्व भी कहे जाते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहे जाते हैं जो आपके खनिज लवण होते हैं। तो 24 प्रकार के खनिज लवणों की हमारे शरीर में जरूरत होती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। किस चीज से आपकी बॉडी में थकान होने लगती है? ऑक्सीजन और लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन और लैक्टिक एसिड। तो किसके कारण आपकी मांसपेशियों में थकान होती है? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं वो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, इन दोनों के ही मिलने के कारण आपकी बॉडी में थकान होने लगती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब जमा होता है तब वहां पर मसल्स में पेन होता है और थकान होने लगती है। अगर वहां पर ऑक्सीजन साथ में आ जाती है तो लैक्टिक एसिड अपने आप ही वर्क करने लगेगा और वो थकान दूर होने लगेगी। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड के साथ में ऑक्सीजन का ऑप्शन गलत है, और अगर हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्योंकि लैक्टिक एसिड नहीं दिया है तो ये आंसर इनकम्प्लीट है। बट स्टिल जो आयोग है उन्होंने आंसर नंबर सी बताया था, तो इसका यहाँ आंसर अकॉर्डिंग टू आयोग सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव होता है। दबाव क्या है, मतलब कितना होना चाहिए? जब हम लोगों ने हार्ट पढ़ा था तब हम लोगों ने इस चीजें पढ़ी थी, तो उसमें सही आपका आंसर आएगा 120/80। जो आपका सही आंसर है 120/80 mmHg। आपको जो आपकी यूनिट है ये भी याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी इन यूनिट्स में भी डिफरेंस कर देते हैं, जिससे कि आंसर आपका गलत हो सकता है जल्दबाजी में। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से, तेलबीज से, फूल से या फिर रेशम से? देखिए, जो भूरी क्रांति होती है वो तेल और तेल बीज से कनेक्टेड होती है। सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादों में वृद्धि हेतु विभिन्न क्रांतियों का नाम दिया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के संबंध में खाद्यान्नों जैसे गेहूं, धान आदि हैं। भूरी क्रांति का संबंध तेल, वसा, तेल बीज से और फ्लोरिकल्चर से है। यहाँ पर फूल, सेरिकल्चर का संबंध रेशम के उत्पादन से में वृद्धि से है। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चीनी का जेली में कार्य है। चीनी, हम जब जेली बनाते हैं तो उसमें चीनी क्यों डालते हैं, क्या कार्य होता है? बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने, अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, या रंग प्रदान करने के लिए? देखिए, ये जो है ये रंग प्रदान करना, ये स्वादिष्ट बनाना, ये आपके सेकेंडरी ऑप्शंस हैं कि इनका क्यों यूज होता है। पर बेसिकली जब हम लोगों ने प्रिजर्वेशन देखा था तो उसमें देखा था कि हम किस किस तरीके से खाने को सुरक्षित रखते हैं। हम खाने को नमक के द्वारा, तेल के द्वारा, चीनी के द्वारा या फिर हीट के थ्रू प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि इससे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, और उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं बचे हुए, तो हमारी चीजें खराब नहीं होती। तो बेसिकली जो चीनी का काम है वो बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना है, ना कि
थोड़ा स्वादिष्ट बनाना, रंग प्रदान करना या फिर अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ग्लूकोमा संबंधित है। ग्लूकोमा किससे रिलेटेड है, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा कि ग्लूकोमा किससे कनेक्टेड है। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी कि ग्लूकोमा किससे रिलेटेड होता है। देखिए, ग्लूकोमा जो है वो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज की डिजीज देखी थी। उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोमा होता है जो कि आंख से कनेक्टेड होता है। ये इसमें जलीय वेश्म तथा कांचा वेश्म में पाए जाने वाला तरल का दबाव अधिक होने के कारण दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे रोगी को दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब जब ग्लूकोमा हो जाता है तो आपकी जो आईज हैं, जो आपकी विजन है वो खराब हो जाता है और आपकी जो दृष्टि है वो बेकार हो जाती है, जिसके कारण आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ग्लूकोमा इज बेसिकली रिलेटेड टू द आई। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये हमने अभी तक नहीं देखा है, इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है प्रीवियस वीडियो में। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर आपको बता देती हूँ कि ये 16 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 16 सितंबर जो है वो आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 यानी कि 1945 को किया गया था। इसी कारण इस दिन वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, यानी कि आपका सही आंसर है आंसर नंबर बी 16 अक्टूबर। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किण्वन से क्या बढ़ता है, पाचनशीलता, कैल्शियम या फिर विटामिन ए या फिर कुल प्रोटीन। किण्वन इज बेसिकली रिलेटेड टू द डाइजेशन, जो कि आपकी पाचनशीलता को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया है कि इसका सही आंसर है आपका पाचनशीलता। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लाइसिन पाया जाता है, लाइसिन किस में पाया जाता है, दूध में, दलिया में, दाल में, चावल में। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे ऐसे ही रिपीट होते हैं। तो आपको इसका सही आंसर मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, लाइसिन किस में पाया जाता है। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि दाल और चावल को मिक्स करके क्यों बनाते हैं, जो हम ब्लेंड डाइट बनाते हैं, दो चीजों को मिला देते हैं, क्योंकि किसी एक चीज जैसे कि दाल और चावल की ही हम बात करें तो दाल में एक पर्टिकुलर आपका न्यूट्रिएंट नहीं है, एब्सेंट है, और एक चावल में एब्सेंट है। तो उन दोनों को मिला देने से जो हमारी डाइट है वो कंप्लीट हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो लाइसिन है वो दालों में नहीं पाया जाता, और जो ऐसी तरीके से चावल हैं, चावल में मिथायोनिन नहीं पाया जाता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, दालों में आपका लाइसिन नहीं पाया जाता और चावलों में आपका मिथायोनिन नहीं पाया जाता। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो फुलफिल हो जाती है, और आपके एक ब्लेंड डाइट जो आपकी पर्टिकुलरली बनाई जाती है उससे आपकी शरीर में जो जिस न्यूट्रिएंट की कमी रह रही होती है वो आपका एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी अम्ल होता है। ये लाइसिन कम मात्रा में अनाजों में पाया जाता है, बल्कि दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए दाल और चावल को हम ब्लेंड करके या तो खिचड़ी बनाते हैं या फिर दाल और चावल बनाते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। फिर उसके बाद शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें आपको पूछा जाता है किसी फॉर्म में कि अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी आपको एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन से, फैट से, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन ने इतनी आपकी प्रोटीन दी है तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो अभी आपको डायरेक्टली पूछा है कि शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किस चीज से, तो उसका सही आंसर है फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स है। बट हम इसको ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है हमारा क्वेश्चन था, ये था हमारा 21।
ये है हमारा 22। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। असेंशियल अमीनो एसिड है, इनमें से आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाने वाला, शरीर द्वारा उत्पादित, शरीर में अनावश्यक न हो, शरीर द्वारा निष्कासित किए जाएं। मतलब इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल्स वो होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं, जिनको हमें बाहर से शरीर द्वारा निर्माण नहीं होता है और जिनको हमें बाहर से अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। और जो आपके आवश्यक होते हैं, जो आवश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं, मतलब इसमें हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती है, तो हमें डाइट के थ्रू इंक्लूड करने पड़ते हैं। अनावश्यक जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में ही उत्पादित होते हैं, जिनकी हमें बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक मतलब हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यक मतलब हमें बाहर से लेने की जरूरत है। तो जो हमारे शरीर के द्वारा उत्पादित होते हैं वही हमारे अनावश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि इन्हें हमें अपनी डाइट में बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें अपनी डाइट में ऐसा कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है कि जो हमें पर्टिकुलर अमीनो एसिड उससे मिले। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? हृदय संबंधी रोगों में नहीं, फैट की हम इसमें नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपकी जो रक्त धमनियां हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। मधुमेह में भी नहीं बढ़ा सकते हैं हम। सुपोषण में नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पर्सन इज ऑलरेडी वेल एंड गुड। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो है कुपोषण। कुपोषण में फैट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बढ़े और पर्सन की जो मसल मास है वो इंक्रीज हो। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है, किस में की जाती है? फास्ट फूड यूनिट, एयर केटरिंग, औद्योगिक कैफेटेरिया या फिर रेस्टोरेंट। देखिए, ये टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था, बट कुछ चीजें सिलेबस से बाहर भी आती हैं, तो हम इस टॉपिक को अब हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है एयर कैटरिंग में आपकी इसकी खान पान के प्रबंधों में इसकी प्रयोग किया जाता है। मतलब सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग एयर कैटरिंग खान पान प्रबंधों में किया जाता है, इससे त्वरित लाभ होने की आशा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाता है: डायबिटीज, फाइनोडर्मा, मोटापा या फिर क्वाशेरकर। देखिए, वसा की कमी से मोटापा नहीं होगा, जो आपका डायबिटीज है वो भी नहीं होगी, फाइनोडर्मा भी नहीं होगा, आपका बचा क्वाशेरकर। जो क्वाशेरकर रोग है वो आपका फैट की कमी से हो जाता है। फैट की कमी से आपका फाइनोडर्मा रोग हो जाता है, जबकि क्वाशेरकर और मेरिस्मस प्रोटीन की कमी से होता है। मतलब उसमें दो चीजों की जरूरत होती है और इसमें एक चीज की। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सब्जियों में लाल रंग, बैगनी रंग के जो वर्णक होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एंथ्रोसायनिन के, क्लोरोफिल के, कैरोटीन के या फिर फ्लोवोन्स के। देखिए, क्लोरोफिल इज रिलेटेड टू द ग्रीन कलर। जो कैरोटीन है वो आपका गाजर वगैरह के लाल रंग में यूज होता है, और एंथ्रोसाइनिन और फ्लोविन्स, इसकी भी वीडियो मुझे अपलोड करनी है। आई विल श्योरली अपलोड दैट वीडियो। तो कैरोटीन और ये नहीं होगा, आपका सही आंसर है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण जो लाल और बैगनी रंग है वो हमारे वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। और जो आपका कैरोटीन है वो आपका बेसिकली गाजर का जो कलर है, जो गुलाबी सा रंग होता है, उनके लिए यूजफुल होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। हमारा 28 क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस कहलाती है। ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा था। इसके बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगी। ग्लाइकोजेनेसिस सही आंसर है इसका, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पॉलीसैकेराइड में निम्न शर्करा आती है, कौन सी शर्करा आपकी पॉलीसैकेराइड में आती है? तो स्टार्च,
पैक्टिन या ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारी ही चीजें ये पॉलीसेक्राइड में आती हैं। हमने पढ़ा था पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये दोनों ही सारी चीजें हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ी थी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा से निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या सही आंसर होगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है प्रोटीन हमें 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से वहीं जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है उससे 4 एनर्जी मिलती है, और आपके 1 ग्राम आपके जो फैट होता है उससे 9 कैलोरीज। अब आप इसको कैलकुलेट करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पॉलीडिप्सिया, पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग से के लक्षण है। इसमें से किसके लक्षण है ये देखिए। आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको पॉलीयूरिया समझ आ रहा होगा एटलीस्ट, कि ये यूरिन से रिलेटेड है, जिसमें यूरिया बढ़ रहा है। तो यूरिया किस में बढ़ता है, डायबिटीज में बढ़ता है। तो आप कैंसर में नहीं बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं, और आपके हार्ट डिजीजेज में भी नहीं। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं, आंसर नंबर बी। ये एक ट्रिक है जिससे आप चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर से कनेक्ट करके, जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं याद आ रहा तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके आप आंसर को लगा सकते हैं, अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो द आंसर इज डायबिटीज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, इसका सही आंसर है 80 to 120 मिलीग्राम, यानी कि 100 ml जो आपका ह्यूमन ब्लड होता है उसमें 80 to 120 मिलीग्राम आपकी ग्लूकोज की मात्रा होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा 100 to 500 उस दशा में जब आपको डायबिटीज़ होती है तो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो 100 ग्राम से 500 ग्राम से अधिक हो जाती है। तो सही आंसर है आपका 80 से 120। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा का ह्रास होता है। ये भी हम पॉइंट को देख चुके हैं अपने कंटेंट में, जब हम लोगों ने पढ़ा था फीवर, तब वहां पर सही आंसर हमने देखा था कि दैट वाज 7%। जब 7% आपका 7% एनर्जी का ह्रास होता है जब आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी में टेम्परेचर चेंज होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, तो इसका सही आंसर है कम, यानी कि हेपेटिक जो कोमा होता है उसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है, क्योंकि इस रोग में प्रोटीन का पाचन भलीभांति नहीं हो पाता है और अधिक अमोनिया का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया 2011 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2016 के पेपर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।